नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा और हमारे साथ है देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। क्या इतिहास से जदयू अभी भी नहीं सीख पाई है? जैसा कि पता है कि सिवान में कभी भी थोपा हुआ प्रत्याशी स्वीकार नहीं किया जाता है, उसके बावजूद भी जदयू ने ये गलती किया है और अपने इतिहास से नहीं सीख पाया। तो आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं और इसका इनसाइड स्टोरी जानते हैं राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जदयू अभी भी क्यों नहीं सीख पा रही है? देखिए, जो आपने सवाल उठाया है कि जदयू सीख नहीं पाई सिवान में, खास करके खासकर सिवान की बात कर रहा हूँ। सिवान की ही बात हम लोग करते हैं जी। कि कभी भी सिवान इस मिजाज का नहीं रहा कि कोई थोपा हुआ प्रत्याशी को वे स्वीकार कर ले। इसी तरह की गलती 2009 में भी जदयू ने किया था और तब ओम प्रकाश यादव स्थानीय नेता थे, शहाबुद्दीन के विरोधी, प्रबल विरोधी में एक थे जी। वे निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। इस बार 2024 में फिर वही गलती की है। फिर किसी का टिकट काटा गया है, उस समय भी टिकट काटा गया था और इस समय भी टिकट काट के किसी दूसरे को दिया गया है। उस समय भी टिकट काट के जदयू के एक बड़े नेता को दिया गया था, टिक नहीं पाए, परिणाम उल्टा हो गया। परिणाम उल्टा हुआ। तो क्या इतिहास दोहराएगा फिर? यही मुझे अंदेशा कभी कभी लगता है। पूरा मामला को समझना है तो मैं बताता हूं आपको। मैं सिवान के बारे में थोड़ी जानकारी रखता हूं। जी बिल्कुल। तो सिवान में 1991 में बिशन पटेल जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। उसके बाद दौर आया 1996 का, जब पहली बार मोहम्मद शहाबुद्दीन जनता दल के टिकट पर सिवान से जीते। तो बिशन पटेल तक का तो स्वीकार किया लोगों ने, लेकिन वो माहौल भी अलग था। लेकिन उसके बाद सिवान में जैसे ही शहाबुद्दीन पहली बार एंट्री मारे संसदीय राजनीति में, उसके बाद कोई उनके सामने टिक नहीं पाया। फिर राजद का निर्माण हुआ, शहाबुद्दीन आगे बढ़ते गए। उनके सामने जो प्रत्याशी आते थे, कोई प्रत्याशी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं मिलता था किसी पार्टी को। कोई जाता था तो गांधी मैदान में गाड़ी लगाकर सोकर चलाता था, होटल भी नहीं मिलता था। कोई देने के लिए राजी ही नहीं था, अपने यहाँ रखना भी नहीं चाहता था। अब इसे आप जिस मायने में रखिए, शहाबुद्दीन के लोगों का कहना है कि इसमें उनका कोई ये नहीं है, उनको कोई नहीं दे रहा है तो हम अब कहाँ से दिलवाए। और उन लोगों का कहना था कि शहाबुद्दीन के दहशत से नहीं मिलता था। अखलाक अहमद एक बार चुनाव लड़ने गए थे, कोई जगह ही नहीं मिला। वो खुद बताए हैं, गांधी मैदान में अपनी गाड़ी लगाकर रात भर सोए थे। उसी तरह विजय शंकर दुबे भी एक बार चुनाव वहां से लड़े। तो अमरनाथ यादव माले के जो नेता थे, जब कोई नहीं मिला तो वे उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे और शहाबुद्दीन विरोध के नाम पर उन्हीं को वोट मिलता था। लेकिन जब जिला परिषद का अध्यक्ष का एक चुनाव हुआ और उसमें ओम प्रकाश यादव को शहाबुद्दीन ने एक थप्पड़ मारा था, क्योंकि वे चाहते थे कि सिवान में सब कुछ निर्विरोध चल रहा है तो निर्विरोध हो जाए। लेकिन ओम प्रकाश यादव का था कि नहीं, लोकतंत्र की हम हत्या नहीं होने देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हम निर्विरोध नहीं होने देंगे, भले हम हार जाएं। और शहाबुद्दीन चाहते थे कि सिवान में एक मिसाल पेश किया जाए और सामने कोई खड़ा ना हो, मिसाल एक दिया जाए कि पूरे देश में सिवान एक ऐसा है जहां पे लोग इस बात को रखते हैं। लेकिन शहाबुद्दीन के लाख मना करने के बावजूद, समझौता के बावजूद, बातचीत से समझाने के बावजूद जब वो नहीं माने और खड़े हो गए, हारना स्वाभाविक था। उनके आगे, शहाबुद्दीन के आगे तो कोई जीत नहीं सकता था, तो हार गए। वो हार के निकले तो एक थप्पड़ शहाबुद्दीन ने दिया था और उसी से ओम प्रकाश यादव की पूरे, मतलब आप समझिए कि सिवान क्या बिहार में उनका नाम हो गया और वो अब शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, मैं इस बात का गवाह भी हूं। उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा और वे लड़ते रहे। वो
उनकी हिम्मत माननी चाहिए, और इसलिए भी कि उनके पास कोई गोली बंदूक और पिस्टल का वो दम नहीं था, बल्कि वो प्रणाम करने में विश्वास रखते थे गिर के। तो शहाबुद्दीन से लड़ के कोई नहीं जीत सकता था, उनसे प्यार से ही जीत सकता था, और वो डोर ओम प्रकाश यादव के पास था। तो वो जब लड़ने लगे तो 2004 की लड़ाई में बहुत जबरदस्त फाइट थी और हार गए। हालांकि ओम प्रकाश यादव ऐसा लग रहा था कि शहाबुद्दीन हार जाएंगे, लेकिन वो हारे नहीं। टक्कर कांटे की हो गई और वो लगा कि मामला पलट जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद शहाबुद्दीन उस समय जेल में ही थे, जेल से चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद उनको सजा हो गई, चुनाव वो लड़ नहीं सकते थे। जब शहाबुद्दीन को सजा हो गई, वे नहीं लड़ पा रहे थे, तब हिना साहब को आरजेडी ने वहां से प्रत्याशी बनाया शहाबुद्दीन के बदले। और तब जनता दल यू को लगा कि अब तो कोई लड़ाई ही नहीं है। तब जनता दल यू के बड़े नेता की नजर पड़ गई वहां, और बिशन पटेल फिर सिवान में गए चुनाव लड़ने का सपना लेकर। और जिस जनता दल के लिए ओम प्रकाश यादव ने जी जान लगा के अपनी, मतलब कहिए कि प्राण की बाजी लगाकर वहां जनता दल के लिए वो काम करते रहे, उनका टिकट काट दिया गया और वे निर्दलीय हो गए। और निर्दलीय होके वो फिर चुनाव लड़े और बिशन पटेल भी चुनाव लड़ने गए। मुझे याद है, मैं पटना से ईटीवी में उस समय एक कार्यक्रम हम लोग करते थे, हम लोग वहां गए कवरेज करने के लिए। तो बिशन पटेल के सभा में जदयू के कार्यकर्ताओं को छोड़कर कोई जाता ही नहीं था। मैंने उनके कवर करने के लिए कई जगह गए, मुश्किल से 50 लोग ही होते थे जो उनके कैडर थे। प्रखंड अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, पंचायत प्रतिनिधि है, तो वो कहाँ जाएगा, उसको तो पार्टी के साथ बंधे रहना। वोटर कोई नहीं था, वोटर उनके साथ बहुत कम होते थे। ओम प्रकाश यादव निर्दलीय थे, सर पे कफन बांध के निकल गए, कहने लगे कि ये मेरा चुनाव है, मैं कफन बांध लिया हूं, अब सिवान के लोगों के हाथ में है। और उस निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे जो सिवान दीवाना हुआ, कि कहिए कि रात 2 दिन पहले, चुनाव के 2 दिन पहले पूरी बाजी पलट के सारे लोगों पर नीतीश जी के प्रयोग फेल हो गए पूरा। नीतीश कुमार का प्रयोग फेल हो गया। बिशन पटेल तो कहीं लड़ाई में दूर दूर तक नहीं। अब जब इस बार का फिर 24 का जब चुनाव आया है जी, जदयू ने कविता सिंह का टिकट काट दिया, और कविता सिंह के जगह जिसको टिकट दिया वो कहीं न कहीं से न जदयू के कोई वो कार्यकर्ता थे, न वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो फिर थोपे हुए हैं। जिस तरह से बिशन पटेल को वैशाली से ले जाकर थोपा गया था, उसी तरह थोपा गया है। और इसी का नतीजा है कि निर्दलीय हिना साहब के पक्ष में हवा बहने लगा है। अब राजनीति में कब कौन साथी हो जाए और कब दुश्मन हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी तरह से अब हवा चल रहा है। हिना साहब भी इस बार निकली हैं कि सिवान को बचाना है, सिवान को एक सूत्र में बांधना है, सिवान के में विकास की गंगा बहानी है, सबको जोड़ना है। और इसी तरह ओम प्रकाश यादव अपने को बचाने के लिए निकले थे, और हिना साहब अब अपने को जोड़ने के लिए निकले हैं। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से ओम प्रकाश यादव के ये में पीली गमछा लोग मान के चल पड़ा था, उसी तरह हिना साहब के पीछे इस बार पीली गमछा, इस बार पीला गमछा, लाल गमछा, केसरिया गमछा बांध के लोग चल रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि 2009 का इतिहास 2024 में फिर से दोहरा दिया जाए, और अपनी गलती से नहीं सीखने वाले जदयू के लिए ये एक सबक होगा। क्यों नहीं सबक लिया, वो क्यों नहीं सीखा कि भाई यहाँ हमको स्थानीय कार्यकर्ता या मजबूत प्रत्याशी देना है। ऐसा नहीं था कि वहां उसके मजबूत कार्यकर्ता नहीं थे, उसके मजबूत कार्यकर्ता अमरेंद्र कुमार पांडे थे, उसके मजबूत कार्यकर्ता और अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह ही थी। और भी कई लोग हैं जो आसपास के इलाके के हैं और वो जदयू के नेता हैं।
बीजेपी और जदयू में से कोई रहता, किसी को भी शामिल करा के आप करा लिए रहते तो कोई बात नहीं था। ये एकदम धारा के विपरीत हो गया। हालांकि जितने भी जदयू के और बीजेपी के नेता हैं वो सब विजय लक्ष्मी के साथ हैं जी। ऐसा मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि वो उनके साथ नहीं है। ठीक उसी तरह मुझे लगता है जिस तरह बिशन पटेल के साथ थे। जदयू के जितने भी नेता थे, भाजपा के जितने भी नेता थे, सब उनके साथ, सब बिशन पटेल के साथ थे, लेकिन फिर भी बिशन पटेल के साथ जनता नहीं थी। तो क्या हवा 2 दिन पहले बदल जाएगा या क्या होगा, अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जनता दल यू इतिहास से कोई सबक नहीं लिया और सिवान के टिकट वितरण में उससे गलती हुई है, इस बात को उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि रमेश कुशवाहा पर कई केस भी है, उस केस को अभी चुनाव में उठाया जा रहा है। कई ब्राह्मण जाति के लोगों का ही आरोप है, वो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। उसके अलावे आप देखेंगे तो विजय लक्ष्मी में वो घरेलू महिला है, उनका भी बाइट चल रहा है कि एमपी का फुल फॉर्म उनसे लोग पूछ दे रहा है और वो कह रहे हैं कि अच्छा अब आगे बताएंगे, अभी तो हम जब आएंगे तो बता देंगे, चुनावी यात्रा, अभी चुनावी यात्रा में है। तो अब बताइए, ये एक अपने आप में मतलब हास्यास्पद स्थिति है। बिल्कुल। जैसे कभी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेके लोग कहता था, उससे कम सिवान में बातें नहीं हो रही। हालांकि अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे आके वहां पे कई जगह गए, भाजपा के सब नेता लगे हुए हैं, लेकिन नेताओं के लगने से जनता के मन में जब तक चाह नहीं जगेगी तब नेता के लगने से कुछ होता नहीं है चुनाव में। मैंने ये देखा है, नेता लगे रहेंगे लेकिन जनता के मन में भी भाव पैदा करना पड़ेगा। तो अभी जितनी भी हवा है सिवान में वो सिर्फ मोदी के नाम पर है, मैं सीधा सीधा आपको कह रहा हूँ। नहीं तो जनता दल यू को सिवान में जो स्थिति होती वो आप बिहार में सबसे बुरा हाल होता, लेकिन मोदी के नाम पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जदयू के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, इसी से आपको लग रहा है कि वहां जनता दल यू के प्रत्याशी में दम है, वरना स्थिति और बुरी होती। और हिना साहब की जो मजबूत स्थिति हुई है सिर्फ इसीलिए हुई है कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो उसमें कोई दम नहीं, वैसा बात ही नहीं है जो बीजेपी और जदयू के आम वोटर को लुभा पाए। बिल्कुल। तो मजबूरी का नाम मतलब वो चल रहा है, ये सिवान की स्थिति है। ये मतलब आकलन है, कोई कहेगा कि ये एक तरफा बोल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की स्थिति यही है। अब जातिगत वोटों का कितना आधार मिलेगा और जनता दल यू का जो कैडर वोटर है वो कितना दे पाएगा, बीजेपी के कैडर वोटर कितना दे पाएंगे, लेकिन इन कैडर वोटरों के अलावे जब तक उसका सपोर्ट दूसरे वोटर नहीं करेंगे तब तक जीतना मुश्किल है। पार्टी का माने कैंडिडेट का अपना भी वोट तो, हालांकि वहां भी आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी हैं और हिना साहब है, तो वोटों का बंटवारा उस खेमे में भी है जो बड़ा सा विशाल आरजेडी का वोट होता कम था, नहीं है कहीं, तो वो भी एक डेंट लगा है। लेकिन यदि इधर और उधर दोनों से छटक के हिना साहब के साथ जुड़ गया वोट तो फिर मुश्किल है। तो यही मतलब संभावना कहीं बन न जाए और उस रास्ते पर वो हिना साहब उस रास्ते पर चल पड़ी है। मतलब जो चुनाव देखा जा रहा है सिवान का वो फिसल रहा है जनता दल यू एनडीए गठबंधन के हाथ से, वो धीरे धीरे फिसलते जा रहा है क्योंकि इनका वोटर ही उधर जा रहा है और वो देख के भी लोग कुछ नहीं कर पा रहा है। तो स्थितियों को संभालना अब कितना संभल पाएगा ये आने वाले समय में मेहनत होगा, इधर से पार्टियों के तरफ से, नेताओं के तरफ से, तब कितना संभल पाता है ये देखना बाकी है। क्योंकि अभी चुनाव में बहुत देरी है, 25 तारीख को चुनाव है, तो अभी लंबा समय है, इस बीच बहुत कुछ ना कुछ होगा, कुछ तरह तरह की बातें होती हैं और चुनाव तो 2 दिन में पलट जाता है। तो अब देखना है आगे क्या होता है सिवान की राजनीति में, लेकिन जनता दल यू ने सबक नहीं सीखा है, ये तय है।
तो राकेश जी अभी बता रहे थे कि पहला प्रयोग में असफल होने के बाद भी दूसरी बार भी जनता दल यू ने सबक नहीं सीखा और एक थोपे हुए उम्मीदवार को सिवान से उतार दिया है। तो क्या इस प्रयोग में नीतीश कुमार सफल होते हैं या मोदी मैजिक काम आएगा? तो देखिए और इंतजार कीजिए और हम लोग का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।